वैसे ही कुछ बच्चे क्लास में ही एक्टिव रहते हैं, बाकी तो रहते ही नहीं है। तो इट्स बेटर ना कि क्लास में थोड़ा जल्दी आके सुन लिया करो कि मैम क्या बोल रही हैं। अब मैंने पेपर के बारे में जो चीजें बोली, आप लोग तो थे नहीं, ठीक है। और सभी बच्चे टेस्ट देंगे, पहली बात तो ये, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं दोगे। अभिषेक, एक स्टूडेंट अभिषेक है यहाँ पे, उसने टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है। तो ऐसे मत करो, टेस्ट दे दिया करो भाई तुम लोग। टेस्ट नहीं दोगे तो अपना ही नुकसान कर रहे हो बेटा। अभी तो एक चैप्टर का टेस्ट था, है ना, और वो भी एक ही का सब्जेक्ट का। अभी तो आने वाले टाइम में तीनों का एक साथ होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ज लॉ कंप्लीट करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ को भी आज हम निपटाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छे से समझेंगे, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडे वाला टॉपिक समझने में बहुत आसान है, मतलब तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसी हो रही हैं। लेकिन अगर इसके तुम क्वेश्चंस देखोगे ना, तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वैरायटी है। आई मीन क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के बने हुए हैं जेई की, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिसिस वाले टॉपिक से। तो इसलिए मैं आपको आज कह रही थी ग्रुप में कि बेटा मैं आपको ना 30 क्वेश्चन दूंगी, तो आप वो निपटा लेना आज और कल में। तो निपटा लेने का क्या मतलब है, कर ही लेना। और उसके जो डाउट्स हैं, जो कॉमन डाउट्स होंगे वो मैं ले लूंगी, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ले लेंगे, वरना अपन क्लास में तो ले लेंगे, लेकिन पहले आप करेंगे, ठीक है। चलो फिर वो बात की बात है, पहले ये करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को सारे बच्चे। बस 2 लेक्चर और, यानी कि इस वीक में मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी, और नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। हाँ जी बच्चों, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है वो? और जिसने मुझे मिस्टेक्स एनालिसिस करके नहीं बताई है, वो प्लीज मुझे आज चाहिएंगे, ठीक है, आज मुझे चाहिएगा वो। आर्यन ने आई गेस नहीं बताया मुझे मिस्टेक्स एनालिसिस करके, सूजल ने बता दिया था, रिजुल ने नहीं बताया, काफी बच्चों ने नहीं बताया भाई। बी ऑप्शन। कौन सा बेटा? सेकंड? यस। सेकंड आ रहा है, ओके। बाकी बच्चे बताओ भाई। हाँ बताओ। इशिता, दीक्षांत, कनक। मैम ऑप्शन बी। क्या फॉर्मूला लगाया? ओके, क्या फॉर्मूला लगाया तुम लोगों ने? यही? हाँ, तो आपको क्या निकालना था? स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालते हो? अगर तुम्हारा मान लो जो ग्राफ है वो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट सी के बीच में है, तो तुम्हें स्लोप बताना है, स्लोप की यूनिट बतानी। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया उसने। तो कैसे निकाली है स्लोप की यूनिट? क्रिश, कैसे निकालिए बेटा स्लोप की यूनिट? मैम ये निकाली नहीं है मैम, कल ऐसी पेपर देख रहा था ना, तो ये वाला क्वेश्चन मिला था, तो बस मैम उसका प्रोडक्ट लिख लिया था मैम, आंसर। समझ नहीं आया लेकिन फिर? मैम आ गया था मैम, वो ए अंडर रूट सी का मैम 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आया था। फिर उसके बाद मैम कंसंट्रेशन को नीचे ले गए ना, तो अच्छा, पता नहीं कैसे बोल रहे हो। मेरे को तो ये पता है कि स्लोप को आप क्या लिखते हो, y बाई एक्स लिखते हो ना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x, dy बाई dx होता है ना आप लोगों का स्लोप। तो सीधा ये करो ना, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन, हो गया खत्म, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। आई डोंट नो वो कैसे लिखा हुआ है गूगल पे। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है मेरा बेटा,
और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, यानी कि मोल पर लीटर का हाफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और बताओ मोल -3/2 लीटर 1/2। देखो एक बार, Yes, ma'am. यस मैम। तो इसको ऐसे कर लेना था। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर तो बी ही आ रहा है। आंसर तो क्रिश तुमने ठीक ही निकाला है, ठीक है। तो बट मैं समझ नहीं पा रही तुमने A√C को कैसे लिखा। ठीक है, तुमने आई गेस वो भी ऐसे ही आएगा, लैम्डा एम हो जाएगा A√C, और तुमने फिर वही कर दिया होगा, कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दिया। लेकिन वो बात ठीक है, तुम लोगों ने जैसे अभी बोल रहे हो देखा होगा, PYQs किए होंगे, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आया कैसे। क्योंकि अगर तुम्हें मान लो पता होगा ना ये आया कैसे, अगर मान लो एग्जाम में इसी तरह का कोई और क्वेश्चन भी दे दे थोड़ा घुमा के, तो तुम कर सकते हो इजीली। अब जिस आई डोंट नो कि आप लोगों ने कैसे निकाला, बाकियों ने कैसे निकाला था, निहारिका और ये क्या नाम है, और किसने हैंड रेस किया था, कनक, आयुष। यूनिट से मैम। यूनिट से निकाला था, यूनिट से कैसे निकाला एक ही यूनिट्स निकाली मैम, है? एक ही यूनिट्स निकाली। हाँ पहले हाँ हाँ इन दोनों की सेम होगी ना, लैम्डा एम और लैम्डा नोट एम की, हाँ, उससे अच्छा निकाल लिया फिर एक। ठीक है, तो तुमने लैम्डा एम को A√C के इक्वल जो है वो पुट कर दिया, ठीक है। पता है क्या बोल रहे हो, जैसे तुम क्रिश तुम बोल रहे थे, देखो इन क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको पता है सेम यूनिट को सेम यूनिट में से ही माइनस करोगे, है ना। सेम यूनिट को सेम यूनिट में से ही माइनस करोगे ना हमेशा, ऐसे तो है नहीं डिफरेंट यूनिट, यानी कि जो A√C की यूनिट होगी वही लैम्डा एम की यूनिट होगी। और जो तुम लोग गूगल पे देख लो उन्होंने यही किया हुआ है, लैम्डा एम को A√C के बराबर कर दिया, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। Molar ionic conductivities of divalent cation and anion are 57 and 73 respectively. Molar conductivity निकालनी है आपको solution की with the above cation and anion. कैसे निकालोगे मोलर कंडक्टिविटी? मैम डाइवेलेंट क्या होता है? डाइवेलेंट क्या होता है? डाइवेलेंट कैटायन, ओके। बेरियम सल्फेट है, बेरियम पे कितने का चार्ज है कनक? 2+ का। Yes, SO4 पे कितने का चार्ज है? 2 नेगेटिव। तो बेरियम इज डाइवेलेंट कैटायन जिसपे +2 का चार्ज है, एंड SO4 नेगेटिव इज डाइवेलेंट एनायन जिसपे -2 का चार्ज है। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट ऐड कर दिया, यस मैम। ठीक है। देखो मान लेते हैं यही सोल्ट है, लेट से ना यही सोल्ट है, तो आपका या तो आप इसको ऐसे मान लो AB टाइप का कोई सोल्ट है, +2 और -2, तो उसका जब आप मोलर कंडक्टिविटी निकालते हो तो कैसे निकालते हो? लैम्डा A2 प्लस लैम्डा B2 माइनस, और आपको दिया ही हुआ 57 दिया हुआ है और ये 73 दिया हुआ है, डायरेक्ट आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 130 आ जाएगा, रिजल्ट भी कह रहा है सी हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोफिशिएंट का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें हाँ स्टेटमेंट तुम्हें समझनी पड़ेगी कि क्या किया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो, ये तुम्हारे 2024 के क्वेश्चन है, और आई होप यू आर ऑल आर डूइंग JEE/PYQs। चलो अच्छा क्वेश्चन। इस बार ना इन्होंने इस चैप्टर में से क्या किया है ना, जो ये चैप्टर है इस वाले टॉपिक से उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा उठाए हैं,
मतलब हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। दिव्यांश बेटा टाइम पे आया करो, मेन इंपॉर्टेंट बात तो मैं जब बताती हूँ तुम होते ही नहीं हो। ठीक है, एंड एक्टिव, हाँ जो बच्चे एक्टिव नहीं रहते उनके नंबर भी नहीं आए होते, सीधी सी बात है। जो बच्चे एक्टिव रहते हैं क्लास में उन सबके मार्क्स भी आए हुए हैं, सब 60+ है। तो तुम लोग भी प्लीज एक्टिव रहना स्टार्ट कर दो क्लास में। जितना मेरे से कनेक्ट करोगे उतना तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। बताओ, a conductivity cell with 2 electrodes are half filled with infinite dilute solution of a weak electrolyte. If volume is doubled by adding more water at constant temperature, the molar conductivity of cell. क्या बोल रहा है ये, कोई मुझे समझाएगा? किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? दीक्षांत, कनक, दिव्यांश, वाई? आंसर इज सी, मैंने बता दिया, सी इज द आंसर, बट वाई? मैम क्योंकि इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन में, निहारिका रुक जा बेटा। हाँ दिव्यांश बोलो। मैम क्योंकि इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उससे आगे नहीं पहुंच पाती, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट पहुंच जाता है। हाँ, उसके इसीलिए बाद उसमें और चेंज होना, चेंज नहीं होता है उसका। हाँ, ठीक है, यही बताया था इतना भी मैंने। आप कोऑर्डिनेट करोगे। हाँ बिल्कुल ठीक है दिव्यांश, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की अपनी डेफिनेशन ही यही थी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो अपना मोलर कंडक्टिविटी में चेंज होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसको जो उन्होंने हाफ फिल किया है ना, वो ऑलरेडी इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। तो अगर तुम और भी पानी डालोगे तो मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा। किसी किसी शिफ्ट में देखो बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे ये जिस शिफ्ट में आया थर्ड होगा। ऑप्शन है, हाँ क्या आ रहा है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड। ठीक है, ए तो अपने को पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और बी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है चलो ओके। तो आप सबको क्या करना है ना, जो मैं होमवर्क देती हूँ प्लीज उसको तो करना ही करना है, वो तो आप लोगों की प्रायोरिटी रहनी ही चाहिए। एंड उसके अलावा थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस करना आपको, साथ ही साथ अपने पहले 5 साल के निपटा लेना पीवाईक्यूज, जैसे आपने सॉल्यूशन चैप्टर में से भी किए होंगे। तो पहले इसके 5 साल के निपटा लेना ताकि एक कॉन्फिडेंस आते, क्योंकि ज्यादा अजीबो गरीब मतलब बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे लास्ट 2021, 22, 23 में ही पूछे गए हैं। उससे पहले वाले तो तुम कर लोगे आराम से। ठीक है चलो नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलार्श लॉ। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ये कोलार्श लॉ क्या था। कोलार्श लॉ बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि हमने ये देखा था कि डी बाय हक्कल जो इक्वेशन थी उसकी हेल्प से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे थे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने क्या किया, कोलार्श लॉ आया, उसने कहा तुम निकाल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो उसने क्या स्टेटमेंट दी थी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, जो हर एक आयन है वो अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देगा टुवर्ड्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यही कोलार्श लॉ था। ठीक है, और उसको कैसे लिख सकते हैं बताया था ना मैंने। अगर आप मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हो तो ध्यान रखना कोफिशिएंट इंक्लूड करते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आप कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है, तो सेकंड इसका एप्लीकेशन मेरा बेटा क्या है, डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही है जो तुम लोग अपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो, अल्फा। अल्फा क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जो अल्फा आप निकालते हो मेरा बेटा, वो कैसे निकालते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या आप मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरली आपको लैम्डा नोट एम दिया जाता है, लैम्डा नोट एम दिया जाता है, नहीं तो वो निकालने के लिए भी बोल देता है, लेकिन वैल्यूज आपको दी जाएंगी। ठीक है, हो सकता है वो अल्फा निकाल ले, अल्फा निकालने के लिए बोल दे, हो सकता है आपको ये निकालने के लिए बोल दे, यानी कि कोई भी 2 चीजें देके रखेगा, तीसरी चीज आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हें लैम्डा नोट एम भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया।
ठीक है, तो फिर आपको वो क्या देगा, कुछ कंडक्टिविटी दे के रखेगा। और आपको मेरे बच्चों सबको पता है कि लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी होता है। और ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मालिटी। पता है ये वाली आपको बात। और अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। अच्छा, नॉर्मालिटी ये भी ध्यान रखना है, हालांकि मैंने बता दिया था, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। नॉर्मालिटी क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन बोलो फैक्टर। एन फैक्टर, एन फैक्टर। ठीक है, निकाल लोगे तो ये सेकेंड एप्लीकेशन। पहली क्या थी कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलार्ड्स लॉ। सेकंड क्या है, हम अल्फा भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर अपने पास लिमिटिंग आ गई तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है जी, सुजल ठीक है, आर्यन, अनुराग, अनिरुद्ध, बढ़िया चल रहा है। चलो नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वही आयनाइजेशन कांस्टेंट है मेरा बेटा जो तुम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ के आते थे। याद करो क्या लेते थे तुम, कंसिडर करते थे वीक एसिड। याद करो वीक एसिड के केस में ही आप के डिफाइन करते थे, वीक बेस के केस में तुम लोग के बी डिफाइन करते थे। तो इस ये एक ऐसा चैप्टर है ना सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, तुम्हारा इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, ये सब आधे रिवाइज हो जाता है। तो अगर तुम्हारा वीक एसिड है तो कैसे डिसोसिएट कराते थे उसको, ऐसे कराते थे। फिर तुम बोलते थे कि मैम टाइम t0 पे मान लेते हैं कंसंट्रेशन C है और ये कुछ भी नहीं है। फिर तुम मानते थे कुछ टाइम t बाद या इक्विलिब्रियम बाद इसमें से कुछ अल्फा चला गया होगा, और अल्फा हम डिफाइन करते थे 1 मोल के लिए। अगर नहीं मालूम है तो ये आपको पता होना चाहिए, जो हम अल्फा डिफाइन करते हैं वो 1 मोल के लिए करते हैं। तो अगर 1 मोल होता तो हम बोलते उसमें से अल्फा गया है। ठीक है, अब C है तो उसमें से कितना जाएगा, C अल्फा। आप C को C मोल ले लो, अगर आपका वॉल्यूम 1 लीटर है तो आप C को C मोल ले लो, तो ये कितना बना होगा, C अल्फा बना होगा। Ka क्या लिखते थे बेटा, H प्लस की कंसेंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसेंट्रेशन, HA। याद आ रही है चीजें, थोड़ा सा वो यादें ताजा हो रही है तुम लोगों की। हाँ मैम ऐसा पढ़ के तो आए थे। तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा, तो Ka क्या आ जाएगा तुम्हारा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर तुम्हारा अल्फा लेस देन 5% है, मतलब 0.05 से कम है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि तुम्हारा आ जाएगा Ka C अल्फा स्क्वायर और अल्फा आ जाएगा Ka बाई C। लेकिन बेटा जेई में ऐसे भी सवाल आए हुए हैं जहां पे अल्फा की वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, तो इन दैट केस आप ये नेग्लेक्ट नहीं करोगे, फिर वहां पे आपको 1 माइनस अल्फा लेके ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जेई में क्वेश्चन आता है तो प्लीज ये मेक श्योर कर लेना कि तुम्हारी अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है। समझ में आया? ठीक है, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। के को क्या के को मैंने क्या लिखवाया था तुम लोगों को, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और आपको अल्फा क्या बता के आई हूं मैं अभी, लैम्डा m बाय लैम्डा नोट m का स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा m बाय लैम्डा नोट m। बोलो अब तुम इसको रीअरेंज कर सकते हो क्या, इसको रीअरेंज कर सकते हो क्या, करना है इसको रीअरेंज बेटा, थोड़ा सा सारे बच्चे करेंगे, इसको रीअरेंज करिए, मैथ्स लगाओ थोड़ा सा। तो Ka C लैम्डा m स्क्वायर बाय लैम्डा नोट m स्क्वायर, लैम्डा नोट माइनस लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा नोट m, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। देखो हो गया ना, देखो और इसको मैं यहाँ पे ले आती हूँ, आ गया। ठीक है, तो क्योंकि आज मैंने डीपीपी में एक क्वेश्चन भी दिया है, आज मैं आपको टोटल 30 क्वेश्चंस दूंगी एंड वो 30 क्वेश्चंस फिर आप लोगों को करने ही है। उसमें से एक ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें उसने पूछा हुआ है इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको पता लगाना है कि उन चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन ठीक है। मतलब बाद में फाइनल क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको कुछ रीअरेंज करके उन्होंने आपको ऑप्शन दिया होगा, लाइक C लैम्डा m स्क्वायर को वो अलग ले गए और
के ए को क्या कर गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे? ठीक है। और अगर आप मान लो आप अल्फा नेग्लेक्ट नहीं करते तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके तीसरी एप्लीकेशन थी। पहली क्या थी, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालना। सेकंड क्या थी मेरा बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थर्ड क्या थी, के ए निकालना। ठीक है, चले आगे। ये एक स्लाइड और एक्स्ट्रा लग गई, चले आगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ध्यान से पहले पढ़ो दिया क्या हुआ है, देन अपन इसको सॉल्व करेंगे। थोड़े से लेंदी होते हैं जेई के क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तनीषा है, तनीषा आई है? तनीषा आवाज आ रही है क्या? कौन? लवन्या, जस्मीन, अरे किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम आ रही है। लवन्या आ आ रही रही है। ओन बताओ ना, फिर मुझे तो ऐसे लग रहा है आप लोग क्लास में ही नहीं है। अटेंडेंस के लिए मत आया करो बेटा। ओके, देखो क्या दिया हुआ है आप लोगों को, क्या क्या गिवन है यहाँ पे देखना एक बार। मैम कंसंट्रेशन, हाँ, कंसंट्रेशन गिवन है, और मैम के की वैल्यू। के की वैल्यू कप्पा की। यस मैम। मैम 2.0 इंटू 10 की पावर -5। ओके, आपको ये दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, निकालना क्या है? मैम के ए की वैल्यू। ये ए की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला बताओ क्या लगाओगे? मैम पहले लैम्डा एम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, पहले के की वो तो बताओ मेरे को, फॉर्मूला तो बताओ। वो तो निकालोगे, पहले फॉर्मूला बताओ। मैम लैम्डा बाय लैम्डा लैम्डा न्यूटन। ओके, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब सी है, अल्फा तो नहीं है, निकाल के आओ। अल्फा कैसे निकालोगे? लैम्डा एम बाय लैम्डा नोट एम। अब लैम्डा एम भी नहीं है तुम्हारे पास, तो कैसे निकालोगे? मैम के अपॉन सी इंटू 1000। कापा इंटू 1000 बाय सी। कापा कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000। कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 10⁻⁻3। तो ये कितना आ रहा है? मैम 20। 20। आ रहा है। वेरी गुड, क्या बात है। 20, तो 20 बाय एक मिनट रुक लो। हाँ, तो 20 बाय 190। ठीक है, कितना आ गया ये? 20 बाय 190 को सॉल्व कर लेना। 2 बाय 19, ये कितना आ रहा है? 0.05 से ज्यादा आ रहा है ना? हाँ, ये ज्यादा आ रहा है बेटा 5% से, यानी कि यू कांट इग्नोर डिनोमिनेटर वाली टर्म। ठीक है, अब 1 माइनस अल्फा को तुम 1 नहीं लिख सकते हो, समझ में आई? तो के क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3। अल्फा कितना हो जाएगा? 2 बाय 19, और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 बाय 19। अब तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो एक 19 से एक 19 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 17 बाय 19। सोल्व तो तुम्हें ही करना है, या मैं कराऊं? सोल्व तुम्हें करना है, तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करने पे? सोल्व नहीं किया होगा ना, आई गेस किसी ने। तो ये आ रहा है जो आंसर है इसका 12.38 इंटू 10⁻⁻6। तो व्हेन यू सोल्व दिस ना, तो तुम्हारा ये आ जाएगा। ऑलरेडी उसने 10⁻⁻6 दिया हुआ है, तो तुम्हें यहाँ पे 12.38 यहाँ पे। अच्छा, नियरेस्ट इंटीजर है तो बताओ क्या आएगा फिर? नियरेस्ट इंटीजर है तो क्या लिखोगे? मैम 12। वेरी 12 लिखो।
हो जाएगा? यस मैम। क्योंकि मैंने ये भी देखा था आधे बच्चों ने तो इस वजह से भी थोड़ा गलत किया होता है, वो नियरेस्ट इंटीजर वाला नहीं वो हुआ तुम लोगों को, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कृष्णा आवाज आ रही है? पूजल? यस मैम। हाँ, करो फिर करो। ओके, अप्रोच बताना आपको, आंसर नहीं निकालना। आंसर निकालने बैठोगे तो शायद 10 मिनट मतलब हो जाएंगे आप लोगों को। अप्रोच बताना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हैंड रेज करो। आयुष बताना मेरे को कैसे करोगे, क्या क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के। बोलो पापा, कौन बोलेगा? लवन्या, गुनगुन, अभिषेक, कन्नू, आर्यन, सिल्की बेटा आज भी लेट हो, दिव्यांश नहीं, कोई और। कनक आप बताओ। मैम हमें यहाँ पे लेमडा नॉट की वैल्यू दे रखी है अलग अलग कंपाउंड्स की, तो मैम हम ना उसको लाइक अलग करके लिख सकते हैं। जैसे CH3COO Na है तो उसको CH3CO प्लस लेमडा नॉट Na लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? CNA? मैम CH3COO Na को हम दो कंपाउंड्स में लिख सकते हैं लेमडा नॉट। ना 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 ना, इतना नहीं, वो तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ जस्मीन, यू आर सेइंग राइट, बट उससे पहले बेटा ये लैम्डा नोट ऑफ एसिटिक एसिड निकालना पड़ेगा। तो आपा को क्या चाहिए? इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देते हैं। 91 प्लस 426 माइनस 126 आ जाएगा ना हमारे पास। ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ? लास्ट लास्ट यस क्लास में नहीं पढ़ाया था क्या मैंने? बिहेव ऐसे कर रहे हो जैसे हम पढ़ाया ही नहीं आपने लास्ट क्लास में। अरे बब्बा इधर देखो, यस मैम समझ गया। खुद तुम समझे ना, बाकी नहीं समझे। इधर देखो, CH3CONA दिया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? 91। HCl वाला दिया हुआ है 426। NaCl दिया हुआ है 12। रिवाइज बिना करे आ जाते हो भाई तुम लोग, समझ में ही नहीं आती मेरे को। ठीक है, आपको निकालना क्या था? CH3COH। तो क्या करूंगी? CH3CONA वाली कंडक्टेंस को प्लस HCl वाली को प्लस कर दूंगी, जो नहीं चाहिए वो मैं माइनस कर दूंगी। तो यानी कि 91 प्लस 426 माइनस 126 कर दूंगी। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे? जल्दी बताओ। 391। 391। यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. 391 ठीक है मेरे पास, क्योंकि इसका आंसर नहीं है। ओके, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। लेमडा नोट भी आ गया और अपने को एटॉमिक कंसंट्रेशन पीएच निकालना है। पीएच क्या होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस होता है। अब H प्लस क्या होगा? सी अल्फा होगा। ये देखो इधर निकाला था मैंने, कहाँ गया? ये देखो, ठीक है। तो H प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी अल्फा। ठीक है, सी पता है? सी पता है तुम लोगों को? कंसंट्रेशन पता है एसिटिक एसिड की? यस मैम, 1 मोलर है, छोड़ दो उसको। अल्फा क्या हो जाएगा? 19.55 डिवाइडेड बाय 391। अब आपको ये सॉल्व करना है और यहाँ पे क्या करना है? पुट करना है। ठीक है, तो इसको 19.55 को जब आप 391 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है मैं बता देती हूँ। ये आ रहा है 0.05। और इसको आई थिंक इसका लोग सॉल्व करना बहुत आसान है तुम लोगों को।
5 by 100 करोगे ना, log 5 माइनस log 100, log 5 मैंने बताया हुआ है ना 0.7 होता है और log 100 2 होता है, निकाल लोगे क्या? याद रखना log 2 होता है 0.3, log 3 होता है 0.5 और log 5 होता है 0.7। एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ ये मैं, बट यस पेपर में सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हें, तो ये log भी आना चाहिए। हो जाएगा क्या? तो आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे उसमें से, दूसरे चैप्टर में से, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सोल्ट। याद करो ये भी कुछ ऐसा टॉपिक है जो तुम लोग अपने उसमें पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से था एक टॉपिक, ठीक है। याद करो, मान लो मैं AX/BY कोई सोल्ट ले लेती हूँ, जब आप उसको डिसोसिएट करते हो तो क्या बनेगा, XAY प्लस प्लस YB X नेगेटिव। फिर आप बोलते हो इसकी कंसंट्रेशन KSP कैसे लिखते थे आप, ऐसे ही लिखते हो जैसे आप के इक्विलिब्रियम लिखते हो, ये तो सॉलिड में है तो आप इसका 1 ले लेते हो, तो आप क्या कहते हो, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी XS, इसकी कितनी थी YS। अगर आपका सोल्युबिलिटी S था तो ये कितना बनेगा XS और YS बनेगा, तो आप कैसे लिखते थे? नहीं आता है तो पढ़ के आओ, नहीं आता तो आप बेटा पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, x की पावर x, y की पावर y, s रेज टू द पावर x प्लस y। तो ये तुम्हारा निकल के आ जाता था किसी भी जनरल सोल्ट के लिए। हाँ दिव्यांश बोल बेटा। ठीक है, तो ये जनरल सोल्ट के लिए तुम्हारा बन के आ जाता था। ऐसे तुम किसी भी सोल्ट के लिए निकाल सकते हो, अगर तुम्हारा मान लो AB टाइप का सोल्ट है, AB2 टाइप का सोल्ट है तो निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा बेटा, उसके बाद आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी अपन कैसे लिखते थे, कापा इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन। बस यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें, सोल्युबिलिटी, खत्म। बस ध्यान रखना जो सोल्युबिलिटी होगी वो किस में होनी चाहिए तुम्हारी, इट शुड बी इन मोल पर लीटर। तो जब भी तुम सोल्युबिलिटी की वैल्यू पुट करोगे वो किस में होनी चाहिए मेरा बेटा, मोल पर लीटर में होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि बेटा सोल्युबिलिटी तुम्हारा सिर्फ फंक्शन होता है टेम्परेचर, ध्यान से सुन लो, सोल्युबिलिटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर तुम बहुत ज्यादा सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर भी देते हो, मान लो तुम डाइल्यूशन बढ़ा भी देते हो, तो इससे सोल्युबिलिटी में कोई खास चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। तो लैम्डा m लिखो यहाँ पे या लैम्डा नोट m लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन पेपर में लैम्डा नोट m लिखा मिले तो तुम कंफ्यूज हो जाओ, मैम लैम्डा m भी तो निकालना पड़ेगा। नहीं, अगर सोल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन है तो उसमें लैम्डा m दे रखा हो या लैम्डा नोट m दे रखा हो, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस हाँ एक चीज ध्यान रखना, सोल्युबिलिटी को मोल पर लीटर में लिखना है। अगर सोल्युबिलिटी किसी और यूनिट में है तो उसको मोल पर लीटर में लेके आना है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा एक सोल्ट में लिख के दिखाती हूँ, AB टाइप का सोल्ट है तो ये क्या होगा, A प्लस और B नेगेटिव, यही होगा। तो Yes, अगर मान ma'am. लो मुझे इसका KSP लिखना हो तो KSP कैसे लिखोगे, KSP कैसे लिखोगे, X तो कुछ है ही नहीं कोफिशिएंट, Y भी कुछ नहीं है, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 into 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो S कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ KSP। ऐसे करके आप किसी भी सोल्ट के लिए निकाल सकते हैं। अगर मान लो AB2 होता तो A2 प्लस प्लस 2 भी नेगेटिव, ऐसे करें। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो ताकि हम आगे चले फिर। जल्दी से इसको लिख लो, फिर मैं एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे बेटा। ओके तो बेटा क्या होता है ना, कई बार तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें कंडक्टेंस सोल्यूट की दी होती है, सॉल्यूशन की दी होती है, या सॉल्वेंट का कुछ दिया होता है, या कई बार कप्पा की वैल्यू भी तुम्हें सॉल्यूशन की दी जाती है ना, सॉल्वेंट की दी जाती है। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है। देख यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस तुम्हारी एडिटिव प्रॉपर्टी है। जैसे अपन क्या करते थे, मास ऑफ सोल्यूट को क्या लिखते थे, मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखते थे, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। वैसे ही तुम कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हो, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूट प्लस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख सकते हो। ऐसे तुम कापा को क्या लिख सकते हो,
कप ऑफ सोल्यूट प्लस कप ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली आपको पानी मिलता है। तो अगर मान लो तुम्हें लेट्स से AgCl इज अ सोल्यूट, अगर मान लो वहां पे तुम्हें सॉल्यूशन का कापा दिया हुआ है, सॉल्वेंट का कापा दिया हुआ है, मतलब वाटर का दिया हुआ है, तो तुम्हें वहां से AgCl का निकाल के आना पड़ेगा, यानी कि सोल्यूट का निकाल के आना पड़ेगा। कैसे? कापा ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस करके आओगे कापा ऑफ सॉल्वेंट। ये वैसे एडवांस में ज्यादा पूछा जाता है, जेई मेंस में नहीं पूछा जाता है, बट यस काम तो तुम्हारा ही करना है, ठीक है, दोनों तुम्हारे ही काम के, जेई का भी तुम्हें देना है, मेंस का एडवांस का भी देना है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो तुम्हें अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। चलो अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, इसको करके देखना क्या बोल रहा है ये। फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं बेटा। मैम ये जो लास्ट वाली टर्म लिखी है कापा सॉल्यूट वाली, मैम इसमें इक्वल्स टू में कापा सॉल्यूट माइनस कापा सॉल्वेंट है। ठीक कर लो, ठीक कर लो, सॉल्यूशन माइनस कर लो, ठीक है। चलो हाँ ओके, क्या दिया हुआ है देखो एक बार। कापा ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ AgCl आपको दिया हुआ है, ओके। आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है, सोल्युबिलिटी निकाल के। अब क्या करें? देखो अगर इसमें सॉल्वेंट का भी कप्पा दिया होता तो आप माइनस कर देते, बट इसने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, इसने जस्ट आपको कापा दे दे सॉल्यूशन का। तो अगर मान लो उसने कापा सॉल्यूशन का दिया हुआ है, पानी की कोई बात नहीं की हुई, तो आप इसी को ही सोल्यूट का कंडक्टिविटी लेके चलेंगे, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी जल्दी बताओ? कापा इंटू 1000 बाय सोल्युबिलिटी निकाल लोगे क्या यहाँ से? जल्दी बताओ, कप्पा है तुम्हारे पास? यस मैम, 1.382 इंटू 10⁻⁻6 है। पुट करो जल्दी से, वैल्यू पुट करो। आयनिक कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है, लैम्डा एम निकल जाएगा, बिकॉज लैम्डा एम लो या लैम्डा नोट एम लो बात एक ही है। 61.9 प्लस 76.3 करके निकल जाएगा। तो क्या तुम यहाँ से सोल्युबिलिटी निकाल सकते हो? ध्यान रखना सोल्युबिलिटी आपके लीटर में आनी चाहिए, वरना आंसर जो है गलत हो जाएगा। देखना कितना आ रहा है आंसर, सी आ रहा है क्या इसका? जल्दी से ट्राई करो सारे बच्चे। बोल दिया करो भाई कुछ, ऐसा क्या पढ़ रहे हो? यस मैम यही सेम आ रहा है। हाँ Yes, निकालो ma'am. ना, जब तक अपने हाथ से निकालोगे नहीं बेटा बहुत बेकार लगने वाला है ये चैप्टर, सच बता रही हूँ। बच्चों का ये छोड़ के जाते हैं जेईई एस्पिरेंट ये वाला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि वो डर जाते हैं ये सब चीजें देख के, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चंस लगा लो अच्छे से, तुम्हारे अपने आप क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। इतना ही आ रहा है क्या? चलो फिर आगे Yes, ma'am. चलते हैं, इतना ही आ रहा है तो चलो। अब फाइनली हमारा कंडक्टेंस वाला पार्ट होता है खत्म। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वाला पार्ट, जो थर्ड वाला पार्ट है अपने इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट। तो अगर तुम्हें याद हो, सबसे पहले हमने डिस्कशन की थी गैल्वेनिक सेल की, फिर हमने कंडक्टेंस के बारे में पूरा पढ़ा, भाई बहुत सारी चीजें पढ़ ली और तुम्हें पढ़ा भी दी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो अगर तुम्हें याद हो तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने तुम्हें ये तो बताया था कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है प्रोसेस, बताया था ना? यस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, बताया था कृष्णा? कृष्णा बताया था मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैम मैंने ली नहीं थी एक क्लास, बीच वाली 2। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी उसकी? नो मैम, अब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब देखूंगा। हे भगवान, तुम लोग इतने बिजी क्यों रहते हो? ठीक है देखो इधर और एक चीज मैंने बोला था कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक चीज कॉमन है, दैट इज कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा?
रिडक्शन। रिडक्शन। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, बट वहां पे हम क्या कहते थे, एनोड को हम बोलते थे नेगेटिवली चार्ज और कैथोड को पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो बैटरी जिस टर्मिनल से आप कनेक्ट करते हो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड को आप नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है, ये वाली चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है ना, जो भी रिएक्शंस होती है ना वो अपने आप नहीं होती, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी बाहर से, तभी केमिकल रिएक्शंस होगी। इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी होते हैं, यानी कि जब आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाओगे तभी वहां पे क्या होने वाली है, केमिकल रिएक्शंस होने वाली है। यानी कि जो भी यहाँ पे करंट फ्लो करेगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के थ्रू करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है जी, ये आप लिखेंगे। अब ये होता क्या है, और जो ये पूरा प्रोसेस होता है ना, मैंने अभी क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो रिएक्शंस हो रही है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। अगर मान लो तुम्हें नमक से सोडियम अलग चाहिए, क्लोरीन गैस अलग चाहिए, तो क्या कर दोगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर। आप देख रहे हो, जैसे ही आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे तो आयंस क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे कैथोड और एनोड की तरफ। ठीक है, अब देखो होता कैसे है। सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे आप इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग कंपाउंड्स बाय पासिंग ए डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना, अगर लेट से तुम्हारे पास NaCl है और अगर तुम NaCl सॉलिड ले रहे हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, क्योंकि आपको पता है आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या तुम NaCl ले लो मोल्टन। मोल्टन का मतलब क्या होगा, कोई मुझे बताएगा, मोल्टन स्टेट क्या होती है? कैन एनीवन टेल मी मोल्टन स्टेट क्या होती है? यस, बोलो। पिघला हुआ। हाँ, मेल्टेड फोम, मतलब उसमें पानी नहीं डाला है, उसको हीट किया है। ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर आपका NaCl एक्वस सॉल्यूशन है तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। सबसे पहले मैं बात करूंगी मोल्टन NaCl की, एक्वस की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो मान लेते हैं बेटा, मैं एक बार इसको यहाँ पे, हाँ लेट्स से ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एनोड है, यहाँ पे क्या है, कैथोड है। ठीक है, आपने क्या किया, करंट सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, रिएक्शंस हुई अंदर। NaCl है, यहाँ पे बहुत सारे Na+ और Cl नेगेटिव होंगे, यस और नो, और ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है, अगर समझ में आया तो ही न्यूमेरिकल होंगे, इसके अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे Cl नेगेटिव और Na+ होंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आयंस की तो मूवमेंट होगी, अब Na+ कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा या कैथोड पे जाएगा? Na+ क्या करेगा, मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या देगा? Na+, बोलो बोलो। मम्मी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। हाँ, अरे एक्सेप्ट करेगा। के पास तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके Na में जाएगा। ठीक है, और एनोड पे क्या होने वाला है, एनोड पे Cl2 रिलीज होगी, क्या करेगा वो, जो तुम्हारा Cl नेगेटिव होगा वो किस में चेंज होगा, Cl2 में चेंज होगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यानी कि कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कैथोड पे तुम्हारा सोडियम डिपॉजिट होगा, सोडियम निकालना है तो इस तरीके से निकालोगे, और एनोड पे क्या होगा, तुम्हारा Cl2 गैस लिबरेट होगा, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। ठीक बात है, बोलो।
यस मैम। अब मैंने तुम्हें बोला ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसको प्रूफ करके देखते हैं। फिर से लिखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। थोड़ा सा अपने को स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो सिलेबस अगले जन्म में होगा कंप्लीट। ठीक है, चलो आओ। तो कैथोड पे क्या बोला मैंने, Na प्लस इलेक्ट्रॉन Na में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, Cl नेगेटिव हाफ Cl2 इलेक्ट्रॉन। ऐड करो दोनों को, Na प्लस Cl नेगेटिव Na प्लस हाफ Cl2। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, NaCl Na प्लस हाफ Cl2। वैसे इसका ज्यादा काम नहीं है। अगर तुम्हें बेटा नोटिस किया हो, जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रही थी, तो इसका भी इनोड सेल नेगेटिव होता है और इसका भी इनोड सेल क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब इन दोनों का इनोड सेल नेगेटिव है, तो व्हेन यू ऐड दीज टू इक्वेशन, तो फाइनल जो आपको मिलेगी सेल इक्वेशन, उसका भी इनोड सेल नेगेटिव होगा। और अगर इनोड सेल नेगेटिव है तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कैसा है, जल्दी बोल। नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। तुम लोग कोई और भी काम कर रहे हो क्या क्लास के साथ साथ? नो मैम। मैम। मैं चाहती हूँ जितने भी 20 बच्चे बैठे हैं, यही तुम देखो 20 स्टूडेंट्स आर रेगुलर इन माय क्लास। ठीक है, यही 20 बच्चे जो है मेरी क्लास में रेगुलर रहते हैं, उसके अलावा नहीं। बट 20 में से भी सिर्फ 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में बोलते हैं, बाकी बोलते ही नहीं। तो मेरे को बता देना कि क्यों नहीं बोलते हो। ठीक है, सारे टीचर्स मुझे यही कह रहे थे कि मैम हमारी क्लास में भी इतने ही बच्चे बोलते हैं। फिर अब मैं क्या करूं, तुम्हें पहले बोलवाने का काम करूं या पढ़ाने का काम करूं, मुझे बता देना। समटाइम्स आई फील कि मैं अपने आप को ही पढ़ा के जा रही हूँ, क्योंकि बोलते ही नहीं हो आप लोग। मेरे को क्या करना है पढ़ा के, मतलब मेरे को क्या करना है, मैंने तो देना नहीं है जेई का एग्जाम, तुम लोगों को देना है। तो प्लीज एक्टिव रहो ना। देखो नहीं, देखो मैं ना बहुत सीधी बात करती हूँ, अगर आप लोग नहीं क्लास में एक्टिव रहेंगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ नहीं कुछ होगा। टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। आपने देख लिया होगा जिनके भी मार्क्स 50 से नीचे आए हैं, आप खुद अपने आप को बैठ के सोचना कि आप लोगों के लेस देन 50 मार्क्स क्यों आए। आपको खुद अंदर से पता चल जाएगा कि हम सुनते ही नहीं है, क्लास में सुनते ही नहीं है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता ना तो मैम से पूछते हैं, और ना ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अपने आप रीजन पता चल जाएगा कि तुम लोगों के 50 से कम क्यों नंबर, या तो क्लास में ही लेट आते हो, रेगुलर ही नहीं हो क्लास में। आधी इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास ही बता देती हूँ, या तुम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हो, थ्योरी की प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। तुम्हें अपने आप रीजन मिलेगा, और ये तुम्हें रीजन ढूंढना पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगी तुम लोगों के घर पे एक एक बच्चे से बात करूंगी कि हाँ बताओ गुनगुन तुम्हारे क्यों गलत हुए, हाँ दिव्यांश बताओ, हाँ कनक बताओ। तुम लोगों को बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा क्या चीजें हो रही हैं, गलत क्या गई फर्स्ट टेस्ट में। आप क्लास में बोलते ही नहीं है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आती। और तुम तो B04 बैच तो एक बहुत अच्छा बैच माना गया है, तुम लोगों को पता है ये वाली चीज। B04 मैंने इसलिए बैच ये लिया है बिकॉज मुझे यही बोला था कि आप लोग सुपर एक्टिव स्टूडेंट्स हो, बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया, एक्टिव तो हो ही नहीं। 5 बच्चे क्लास में बोलते हैं, एक कृष बोलता है, एक कृष्णा भी नहीं बोलता, एक ये गर्ल्स बोलती हैं 2-3, दिव्यांश बोलता है, एक आयुष, बस खत्म। यही बोलते हो बस, और कोई बोलता ही नहीं है। पता चला नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी टू कैरी आउट द रिएक्शन। कभी मेरे से डाउट भी पूछ लिया करो, डाउट सॉल्विंग ग्रुप ऐसे ही सुना पड़ा रहता है। चलो, उसके बाद अगर मान लो तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए तो मिल जाएगा क्या? हाँ मैम मिल जाएगा। तो जैसे मैंने तुम्हें NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस बताई है, वैसे ही वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ठीक है, जब कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही थी, ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो सब बंद हो गया था।
जिसकी वजह से हो नहीं रहा था, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा था। मतलब पूरे इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से ही आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो निकाल सकते हो। फिर उन्होंने कुछ और तरीका ढूंढा था लाइक जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके। कमरों की आसपास की जो एयर है वहां से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया गया था। इस तरीके से ऑक्सीजन की जो है कमी पूरी की गई थी। बहुत ही महंगा कॉस्टली पड़ा था वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीच में पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है आयंस का, और यहाँ पे पूरा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो हाइड्रोजन चाहिए वो हाइड्रोजन अलग निकल जाती है, ऑक्सीजन अलग चाहिए ऑक्सीजन अलग निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है आपकी यहाँ पे रिएक्शंस कैसी होती है। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को रिएक्शंस लिखवा रही हूँ ना बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस की वाटर के केस में बहुत ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से सुनेंगे मैं क्या लिखवा रही हूँ। लिखो सारे बच्चे। अगर मैं मान लो एनोड पे रिएक्शन लिखती हूँ, लिखो, अगर मैं एनोड पे रिएक्शन लिखती हूँ तो आपको O2 मिलेगा एनोड पे। और इसकी रिएक्शन कैसी होती है, अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे आपको पता है वाटर H+ और OH नेगेटिव देता है, लेकिन जब वो रिएक्शन लिखते हैं एनोड और कैथोड पे तो आप उसमें वाटर की दिखाते हो रिएक्शन। तो वाटर जब आप एनोड पे दिखाओगे तो वाटर किस में कन्वर्ट होता है, O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन। देखो बैलेंस है क्या। कैथोड पे क्या लिखोगे, कैथोड पे H2O, क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, H2 4OH नेगेटिव, बैलेंस करना है इसको। कितना हो जाएगा ये, देखो बैलेंस है क्या। तो आप क्या देख पा रहे हो, एनोड पे आपको O2 मिल रहा है, कैथोड पे आपको H2 मिल रहा है। दीज रिएक्शन आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल डू योर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको क्या पता होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रट लो, बहुत फायदे में रहोगे। जो इसका N फैक्टर होता है वो ध्यान रखना 4 इलेक्ट्रॉन होता है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में जो N फैक्टर होता है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली आपसे पूछता है 1 मोल H2, अभी मैं JEE 2024 का क्वेश्चन बता रही हूँ, वो आपसे पूछता है कि 1 मोल H2O को O2 में कन्वर्ट के लिए बताओ भाई कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। अब ये हालांकि मैं अभी बताऊंगी फैराडेज लॉ क्या होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, 2 मोल से 1 मोल O2 मिला रहे हैं। 2 मोल वाटर से 1 मोल O2 मिल रहा है। इक्वेशन में हो सकता है, क्वेश्चन में तुम्हें बोला 1 मोल से, तो वो आधा ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर हाफ ऑफ O2 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, इसलिए कह रही हूँ इक्वेशन क्या करो, ध्यान रखो, ठीक है। ये डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है। अब आगे चलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपके 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। आज फर्स्ट लॉ कर लेते हैं, फर्स्ट ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी आधा घंटा ही पड़ा अपने पास, ठीक है। कल हम सेकंड लॉ कर लेंगे। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखना। फैराडे फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस और ऑक्सीडाइज एट एनी इलेक्ट्रोड during electrolysis is proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte solution। मतलब वो ये कह रहा है कि जब आप, अभी मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो उससे क्या होता है, आयंस की मूवमेंट होती है टूवर्ड्स कैथोड और एनोड, है ना, और उसी के करस्पॉन्डिंग तुम्हारी गैस लिबरेट होगी या फिर डिपॉजिट होगी। तो वो यही बोल रहा है, फैराडेज फर्स्ट लॉ यही बोल रहा है कि जितना तुम चार्ज पास कराओगे ना, जितनी तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सॉल्यूशन से, उतना ही तुम्हारा सब्सटेंस, उतना ही अमाउंट जो है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेटेड होगा। दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। यानी कि क्या मैं लिख सकती हूं क्या, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, डिपॉजिट और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, ठीक बोला है। और ये क्या बोलोगे, जो चार्ज पास किया है तुमने, चार्ज पास्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, और ये किस में होगा, फैराडे में। फैराडे की वैल्यू बताई थी मैंने तुम्हें कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
लेकिन अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, तो फैराडे क्या है, चार्ज है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वैल्यू आप क्या करते हो 96500, तो 1 फैराडे इसके बराबर होता है। अब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, Z आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी। अब Z क्या है यहाँ पे, Z है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मम्मी क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगी। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लिखो इसको, क्या बोल रहा है, फिर बोल रही हूँ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि कितना तुम चार्ज पास कराओगे भैया सॉल्यूशन से, उतना ही तुम्हारा अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगा। यहाँ पे तुम रिड्यूस और ऑक्सीडाइज की जगह क्या लिख सकते हो, लिबरेट और डिपॉजिट भी लिख सकते हो। या अगर गैस होगी तो वो लिबरेट आउट हो जाएगी, अगर कोई सॉलिड होगा तो वो डिपॉजिट हो जाएगा एनोड या कैथोड पे। लिख लिया ये? यस चलो, मैम। उसके बाद जो तुम्हारा चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, I इंटू टी। ये तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। I क्या है, करंट है, करंट ध्यान रखना एम्पियर में आप लोगे। टाइम किस में लेना है तुम्हें मेरा बेटा, सेकंड में लेना, तभी तुम्हारा चार्ज किस में आने वाला है, कूलम में आने वाला है। लेकिन अगर मेरा बेटा Q तुम्हारा 1 कूलम हो गया तो Z तुम्हारा W के बराबर आ जाएगा। यस मैम। तो क्या मैं यहाँ से Z की डेफिनेशन ये बोल सकती हूँ कि when 1 coulomb charge pass through the electrolyte, then the amount of substance deposited or liberated at respective electrode is equal to या is called electrochemical equivalent। बोल सकती हूँ मैं, लिखूं मैं या तुम लिखोगे? when 1 coulomb charge pass through the electrolyte solution, then amount of substance deposited or liberated at respective electrode, वो किसके बराबर है, is equal to electrochemical equivalent। ठीक है जी? यस मैम। सारे बच्चे लिखेंगे फिर। उसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, क्योंकि उसका प्रूफ देखो करवा तो सकती हूँ मैं, बट करवाऊंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जरूरत ही नहीं है। और मैं यहाँ पे वो चीज बिल्कुल भी अब मैं नहीं कराना चाहती, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो टाइम बचा उसको हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना चाहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला बताऊंगी, वो आपको लिखना है मेरा बेटा। बट अगर मान लो फिर भी आपको जानना है कैसे हुआ, तो हम जब अपनी रिवीजन क्लास होती है उसमें हम जान लें, ठीक है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुमने इक्विवेलेंट मास पढ़ा था रिडॉक्स वाले चैप्टर में? पढ़ा होगा। तो अगर मान लो मुझे इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन बोलनी हो, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जब तुम 1 फैराडे चार्ज पास कराओगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। यही बोलूंगी, क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं। याद करो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ के आते हो तो, ठीक है। तो उसी से ही वो जो अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगी उसी से ही डिराइव होके आया है। यहाँ पे लिखो मेरा बेटा, W इज इक्वल टू ZQ। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। Q क्या बताया मैंने, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। बताओ। यस मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Z क्या होता है मेरा बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है ना, ये कितना निकल के आता है, ये आता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। और 96500 क्या है मेरा बेटा, 1 फैराडे है। 1 फैराडे। मैं फिर बोल रही हूँ, उसकी डेरिवेशन जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे काम आनी ही नहीं है। इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। अब मुझे ये बताओ, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है?
मैं फिर बोल रही हूँ रिडोक्स चैप्टर की यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ रही है। देखो बार बार रिडोक्स वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? इक्विवेलेंट वेट बोल दो, इक्विवेलेंट मास बोल दो, कौन बताएगा? आयुष, दिव्यांश, निहारिका, इशिता, बताओ भाई, चुप हो मोलर आज। मास अपन एन फैक्टर। मोलर मास बाय एन फैक्टर, एन याद था फैक्टर। क्या किसी को ये? तो यहाँ पे पुट करो मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो आप इससे ये निकाल लोगे मास कितना डिपॉजिट होगा, अगर तुम्हें ये सारी चीजें पता होंगी। अगर मान लो वो पूछता है नंबर ऑफ मोल बता दो, कितने डिपॉजिट या लिबरेट होंगे, तो मोलर मास को नीचे ले दो, नीचे ले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय एन फैक्टर इंटू 96500 आई इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो मैंने बता दिया। एक और तुम लिख सकते हो, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को कि W बाय इक्विवेलेंट वेट I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, तुम्हारा मेन फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से तुम क्या कर लोगे, सारे क्वेश्चंस कर लोगे। आई थिंक मुझे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ना चाहिए। चलूं, जल्दी से Yes, लिखो एंड गिव मी थम्स अप। जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जल्दी से, मुझे फिर नाम लेना पड़ेगा, जल्दी से लिखो। मैं पानी पी लेती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से, जस्मीन वेरी गुड, कनू, हर्षिता बेटा आप तो क्लास में आई गेस फर्स्ट टाइम आई हो। रेगुलर रहो बेटा, रेगुलर रहो, कोई इशू है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं बच्चे। चलूं आगे, चलो। जैसे कि सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं आप, बिल्कुल सिंपल, इतना हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जेई में, बट यस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा अपने को बेसिक पहले करने चाहिए क्वेश्चन, देन अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। बिकॉज जब बेसिक वीक रह जाएगा तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। जैसे मेरा बेटा ये क्या बोल रहा है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, अब वो बोल रहा है 1 मोल मैग्नीशियम 2+2 मैग्नीशियम में जब वो रिड्यूस होगा तो उसके लिए तुम्हें कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको इन वाले क्वेश्चन में एक काम करना आना चाहिए बेटा, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब Mg2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Mg बनाएगा, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो मैम। तो मैंने बोला था फेराडे क्या होता था, 1 मोल ऑफ चार्ज होता था 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको, जब आप 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप ये बोलो 2 फेराडे जब चार्ज पास कराओगे तब तुम्हारा मैग्नीशियम का क्या होगा, डिपोजिशन होगा। यस और नो? यानी के लिए तुम्हें इसमें कितना चार्ज चाहिए, कैन आई राइट दिस, 2 फेराडे चाहिए। जब तुम 2 फेराडे का चार्ज पास कराओगे तब तुम्हारा मैग्नीशियम जो है वो डिपॉजिट होगा। यस और नो? यस मैम। या तुम ऐसे भी बोल सकते हो, इसको बोलने के अलग अलग तरीके हैं। जब तुम 2 फेराडे पास कराओगे तो 1 मोल मैग्नीशियम लिबरेट होगा। या तुम ये भी बोल सकते हो कि कितना होता है मैग्नीशियम का मोलर मास, कोई मुझे बताएगा? 24 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। अगर मान लो कोई गैस होती तो तुम ये बोलते एसटीपी पे कि 22.7 लीटर या 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम हमें मिलता गैस का। ठीक है, तो याद करो ये अपने मॉल कॉन्सेप्ट का भी यूज हो रहा है यहाँ पे, और तुम्हारा रिडॉक्स चैप्टर का भी यूज हो रहा है। रिडॉक्स चैप्टर से तुम्हें इसमें एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका तुम मुझे बताओ करके, सेकंड वाले का बताओ तुम मुझे करके। 3 फेराडे। 3 फैराड। 3 फैराडे। फेराडे, वेरी गुड वेरी गुड, 3 फेराडे। ये बताओ मेरे को थर्ड वाला ऑप्शन, ऑप्शन कह रही हूँ, क्वेश्चन। मैम 5 फेराडे। 5 फेराडे कह रहा है कृष्ण। देखो MnO4 नेगेटिव टू Mn2+। अब बेटा देखो तुम्हें नहीं पता है यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, तो तुम्हें पहले पता लगाना पड़ेगा यहाँ पे एन फैक्टर क्या है। उससे पहले कैसे निकालते थे अपन एन फैक्टर, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जब तुम आप यहाँ पे निकालते तो वो +7 आती है। अब मुझे ये बताओ कि +7 से +2 कितना चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन 5 आ रहा है। इलेक्ट्रॉन। तो बस यहाँ पे जो एन फैक्टर होता है बेटा वो 5 इलेक्ट्रॉन होता है। निकालते कैसे हो, निकालते कैसे हो एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखना एन फैक्टर आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है।
ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई कितना करोगे, जो भी आपका कोफिशिएंट मतलब जितना आपका रिएक्टेंट होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैग्नीज तो यहाँ पे 1 है, तो आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, आपका Yes, जो ma'am. सेंट्रल एटम है वो कितने हैं उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट यहाँ पे 1 है तो आपको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव से इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे आप तुम लोगों को मुझे ये बताना है बेटा इसमें एन फैक्टर क्या होगा, तो कैसे बताओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +6 होती है क्रोमियम की, यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? +3 +3, लेकिन क्रोमियम कितने हैं? 2, तो यहाँ पे क्या होगा 6 - 3 × 2, तो यानी कि 6 सिलेक्ट, ये बोल, क्योंकि 3 का चेंज आया एक क्रोमियम के लिए। अपने पास कितने हैं, ध्यान रखना रिएक्टेंट की बात करें, प्रोडक्ट की तरफ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। रिएक्टेंट में कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सब वो चीजें हैं जो आप आपने उसमें क्या बोलते हैं रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ के आते हैं, तो 5 फैराडेज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये जेई मेंस 2019 में आता क्वेश्चन, चलो इसको करते हैं। अभी अपने पास टाइम है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आपको बस ये पता लगाना पड़ेगा कि एन फैक्टर कैसे निकालना है, बाकी तो तुम लोग कर लोगे। अगर इक्वेशन लिखने आ गई ना तो कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे निकल नाइट्रेट दिया हुआ है, तो इसमें एन फैक्टर क्या होगा? 2. लवन, ओके, Ma'am, आयुष 2. क्या नाम है, इशिता सिल्की कैरियर 2, वेरी गुड। और इसको आप कैसे लिखोगे? Ni+2 है ना यहाँ पे, निकल +2 में है ना यहाँ पे। हाँ, तो बस क्या करना है आपको, आपसे पूछा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, आंसर बताओ जल्दी। 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो पूछ रहे कितने मोल निकल के डिपॉजिट होंगे, तो ये तो बहुत इजी है। 0.05. आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो कि जब आप 2 फैराडे की चार्ज पास कराते हो तो 1 मोल डिपॉजिट होता है, तो जब आप 0.1 फैराडे पास कराएंगे तो कितना होगा? कितना आ रहा है? 0.05। बोलो हाँ या ना, या फॉर्मूले Yes, से ma'am. निकाल सकते हैं W = ZIT, लेकिन यहाँ पे आपको IT तो चाहिए ही नहीं, सिंपल क्यू लिख लो यहाँ पे, क्योंकि फैराडे की बात की है। ध्यान सुन लो, 96500 तब लोगे जब करंट और टाइम का आपको बता रखा है। जब करंट और टाइम की बात नहीं कर रखी तो सिंपल 96500 को 1 फैराडे कंसिडर कर लेना। तो ये कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास को मैं यहाँ नीचे ले आती हूँ क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। 1/n फैक्टर, एन फैक्टर कितना है? 2, ठीक है, और क्यू कितना है? 0.1, हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से ये बनता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा। छह 40 तक क्लास लूंगी, ठीक है, करो बच्चों, सारे करो, वेरी गुड, शाबाश। अनुराग तुम बताओगे मुझे कैसे करेंगे बेटा ये क्वेश्चन? और जिस जिसका होता जाए वो मुझे हैंड रेस करता जाए फटाफट से। वेरी गुड, क्या बात है। आयुष दिव्यांश का हो गया, ओके, बाकी फॉर्मूला लगाओ।
जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो बस फॉर्मूला लगा दो, अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। बस, और किसी का नहीं हुआ? दीक्षांत, गुनगुन, इशिता, जस्मीन, कनक, कनु, कार्तिक, कृष, कृष्णा, लावण्या, साक्षी, सुजल, तनिषा, बताओ भाई। बस 2 बच्चों का हुआ है। कनक नहीं हुआ क्या? मैम कर रही हूँ। इशिता, यस लावण्या, बताओ क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं? इशिता, इशिता फॉर्मूला क्या लगाऊं? मैम, पहले मोल्स ऑफ एल निकाल देंगे। ना ना, अरे उस पंगे में मत पड़ो, वो बात की पहले बस मेरे को फॉर्मूला बताओ, जैसे मैंने सिखाया वो बताओ। W फॉर्मूला क्या लगाऊं? मतलब नहीं पढ़ रहे हो भाई तुम। यही फॉर्मूला लगाया है क्या? W इज इक्वल टू जेड आई टी। दिव्यांश, Z क्या होगा? अरे बोलो भाई, आईटी तो दिया ही नहीं हुआ तो यहाँ पे आप क्यों लिख दो? ठीक है, और जब आईटी नहीं दिया हुआ तो आप इसको फेराडे ले लो, तुम्हारा काम आसान हो रहा है। ठीक है, ओके। मोलर मास पता है क्या? आयुष बताओ यस मैम। क्या है मोलर मास? एल का 27। 27। तो मास कितना डिपॉजिट हुआ है मेरा बेटा? 13.5 ग्राम, है ना। मोलर मास कितना होता है? 27। एन फैक्टर कितने का होगा? 3 का होगा। यहाँ पे क्यों नहीं निकल जाएगा यहाँ से? यस मैम। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा? 1.5 फेराडे। अब मुझे ये बताओ इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी आंसर, 2-3 बच्चों ने हैंड रेज किया था। मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं क्वेश्चन कैसे करोगे? आज मैं तुम्हें जो 30 क्वेश्चन दूंगी वो लगेंगे ही नहीं तुम लोगों से, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इससे अच्छे, बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो जब तक ये बेसिक वाला नहीं आएगा पोर्शन, वो वाला कर नहीं पाओगे मेरा बेटा। कनक हो जाएगा अब? यस मैम। बाकी बताओ, सिल्की, तनीषा, और कौन कौन है क्लास में? अक्षिता, आर्यन, कृष्णा। एन फैक्टर कैसे निकाला भाई? ये देखो ना, एल्यूमिनियम किस में है? +3 में है ना, तो +3 क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा ना, तो एल्यूमिनियम में क्या होगा? एल्यूमिनियम के केस में एन फैक्टर 3 होता है। तो जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगा दिया। ये वाला क्वेश्चन करो चलो। अप्रोच बता दो, सोल्व मत करने बैठना, अप्रोच बता दो बेटा मेरे को। W इज इक्वल टू जेड आई टी। वेरी गुड। ठीक है, कुछ भी ना पता हो ना तो ये तो बता ही देना मेरे को, W इज इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, अब देखो क्या क्या करना है फिर। Z क्या होता है? सिल्की Z क्या होता है? नहीं, तुम नहीं बताओगे आयुष। सिल्की Z क्या होता है बेटा? मैम, इक्विवेलेंट वेट बाय यही होता है ना? यस मैम। यस मैम। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन एन फैक्टर। सुजल, एन फैक्टर बताना बेटा, इसमें क्या होगा? एन फैक्टर बताना बेटा, इस क्वेश्चन में क्या होगा? 2। 2 कैसे? सब में 2 नहीं होता। सब में 2 नहीं होगा। आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? ये देखो ना तुम लोग, आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन? भाई अब ये मत बोलना कि तुम्हें ये नहीं बनाने आते फॉर्मूले, ये 9th क्लास में सिखाया जाता था। ठीक है, Fe किस में? इसमें +3 में है, और सल्फेट बेटा -2 में है। तो Fe अगर +3 में तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा ना Fe।
तो यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा 3। तो बस सारी चीजें हैं, पुट करो। 0.3482 है, इतना ग्राम डिपॉजिट हुआ है, मोलर मास 56 है, एन फैक्टर 3 है, फैराडे की वैल्यू पता है हमें, करंट पता है क्या? हाँ मैम पता है। टाइम पता है क्या? नहीं मैम, वही तो निकालना है। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम यहाँ से टाइम निकालोगे तो वो किस में आएगा? सेकेंड में। लेकिन आंसर किस में देना है? मिनट में। और 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? 60 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तब तुम्हारा क्या आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। ठीक है, कहीं पता चले अगर तुमने बेटा टी सेकेंड में निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, सर सारा का सारी तुम्हारी जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। है, तो इसका आंसर आएगा 20 मिनट। निकाल के देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलो एक ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर इसके बाद ये मैं कल करा दूंगी। ठीक है, कल मैं और क्वेश्चन ले लेंगे अपन डीपीपी से, और मस्त मस्त क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें दूंगी तो तुम लोगों से मैं डाउट पूछूंगी। ठीक है, तो फिर वो जो कॉमन डाउट्स होंगे वी विल डिस्कस इन यस्टरडेज क्लास। ठीक है, तो इसीलिए आज अपना कितना लेक्चर है? 7 ना, इसके बाद 2 और है ना अपने। हाँ 2, यस, पूरा वीक जाएगा अपने को ये कंप्लीट करने में चैप्टर। अब ध्यान से देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज योर JPYQ। खुद समझो क्या दिया हुआ है इसमें। वो कहता है कितने लंबे टाइम तक तुम 2 एम्पियर करंट पास करोगे किस सॉल्यूशन से? AgNO3 के सॉल्यूशन से। ठीक है, और जो उसको उसके मेटल सरफेस पे जो कोटिंग की है उसका एरिया देखो कितना बताया हुआ है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसकी थिकनेस कितनी बताई हुई है? 5 माइक्रोमीटर थिक लेयर बताई हुई है। डेंसिटी तुम्हें दे रखी है और तुम्हें टाइम पूछा है। टाइम पूछा है। जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो अपना वो फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? मोलर मास बाय, मैं देखो डायरेक्ट लिख रही हूँ, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 आई इंटू टी था। तुम्हारे पास मोलर मास है सिल्वर का, हाँ मैम 108 होता है। एन फैक्टर है, हाँ मैम 1 होता है, ये भी है। करंट है क्या? है। टाइम है? नहीं है, ये भी नहीं है। समझ में आ गया क्या नहीं है? टाइम, तुम्हें टाइम निकालना है, मास नहीं पता तुम्हें कितना डिपॉजिट हुआ, क्या करें? क्या करें मैम? डेंसिटी दे रखी है, हमें पता है डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर हमें सिल्वर की डेंसिटी दे रखी है, उसका एरिया दे रखा है, उसकी थिकनेस दे रखी है, तो क्या मैं यहाँ से मास निकाल सकती हूँ? देखना एक बार। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू थिकनेस, यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेती हूँ, बिकॉज यू नो 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर। हाँ या ना? यस मैम। क्या यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा मेरा बेटा? वॉल्यूम निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दे रखी है, मास निकल जाएगा 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 400 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर क्यूब। मास आ गया, सब कुछ आ गया। क्या यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर ही निकाल सकते हो? बताओ, मुश्किल है ये तुम्हारा जेई का PYQ है। यानी कि अगर वो डायरेक्ट तुम्हें ये ना दे कितना मास डिपॉजिट हुआ है, तो पक्का वो क्या देगा फिर? डेंसिटी, थिकनेस और एरिया देगा। तो तुम उसका एरिया कितना है, जिस मेटल सरफेस पे तुम्हें कोटिंग की है उसकी थिकनेस कितनी है, डेंसिटी मालूम है, तो तुम इजिली निकाल सकते हो कि कितना मास उसका डिपॉजिट हुआ होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है? AgNO3 है, यानी कि Ag प्लस और NO3 नेगेटिव। तो Ag प्लस किस पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो उसी की बातें यहाँ पे क्या है? चल रही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार घर से कर लेना, नहीं तो मैं कल करा दूंगी, और ये भी मैं कुछ कल ही कराऊंगी फिर। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें क्या करूंगी बेटा, ये क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुना जो मैं बोल रही हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें करने हैं, एंड इसके अलावा मैं तुम्हें
2 DPP शेयर करूंगी, 2 DPP, एक में 8 क्वेश्चन है और एक में 14 क्वेश्चन है। कितने हो गए? 22 क्वेश्चन ये हो गए, और प्लस जो मैंने यहाँ पे डाले होंगे। एक दिन में नहीं होंगे क्योंकि आज तुम्हारी 8:30 तक क्लास है, तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ना होगा, तुम्हें मैथ्स भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज का दिन ले लो, कल का दिन ले लो, इसको कंप्लीट कर लेना। और इसके जो डाउट्स हैं हम क्लास में ले लूंगी, और तुम्हारे डाउट सोल्विंग ग्रुप में पहले मैं देखूंगी कितने बच्चे मुझे डाउट देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आप लोगों का टाइम जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा है कि आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस में करवा दूंगी ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। तो आज अपन ने मेन क्या किया? कोलार लॉ की एप्लीकेशन कर ली, और क्या क्या किया हमने? जल्दी से बता दो मेरे को फटाफट, फिर बस तुम्हें फ्री कर दूं। क्या क्या किया तनीषा? तुम नहीं पता कि क्या क्या किया? कोई बोल ही नहीं रहा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और हम फैराडेज लॉ ऑफ लैप्लेस। हाँ, एक तो हमने ये किया, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। अल्फा क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और अपने पास ये फॉर्मूला था ZIT वाला, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू I इंटू T। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मेरा बेटा? मोलर मास बाय n फैक्टर। एंड प्लीज प्रॉमिस करो जल्दी से मेरे को कि हाँ मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और डाउट होगा तो हम आपका सर जरूर खाएंगे। जल्दी से बोलो।